टाइम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद, जिसमें आपने बुनियादी तौर पर उस पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स को जिस कदर सिस्टमैटिक हो सकता था उस हिसाब से देख लिया। फिर ग्रुप्स की बात आई तो फैमिली ए को पूरी तफसीलात के साथ हमने देखा, हर ग्रुप की अलग हेडिंग डाल के। फिर आए तादाद के लिहाज से देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा हिस्सा है ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपने रियलाइज किया हो तो एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स के दो ग्रुप हैं जो कि बने 28 एलिमेंट 28, और डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज हैं, हर एक में 10-10 हैं, 3D 4D 5D और 6D, 40 एलिमेंट, 68 एलिमेंट तो इसी के हैं। तो इस लिहाज से ये सबसे बड़ा बल्क है। खुशकिस्मती क्या रही, ये ठीक है कि हमने उसमें कुछ ग्रुपिंग भी डिफाइन की। एफ ब्लॉक के लिए हमने कहा कि 14 ग्रुप उनके बनते हैं, वो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक वाज़े तौर पर दो कैटेगरीज पर मुश्तमिल है, एक लैंथेनाइट्स कहलाती है और एक एक्टिनाइट्स। तो हम जब भी उन्हें पढ़ेंगे एज लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स पढ़ेंगे। मैंने लफ्ज जब भी इसलिए कहा कि उनको हमें अपने सिलेबस में तो कम अज कम नहीं पढ़ना। तो लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स थोड़े से अनकॉमन एलिमेंट हैं, रीजन नंबर 1, यानी इनमें से शायद ही किसी का नाम हमारे लिए फेमिलर हो। मैंने दो एक के नाम बताए थे। सीरियम पहला एलिमेंट है जो लैंथेनम के बाद आता है। मेरा नहीं ख्याल कि जब मैंने सीरियम का लफ्ज इस्तेमाल किया उससे पहले किसी ने इसे सुना हो, और अगर ऐसा है कि किसी ने सुना है तो बस सुना ही होगा और उसके बारे में कुछ नहीं जानता होगा। सीरियम के बाद था प्रोसोडाइमियम, उसके बाद था न्यूडाइमियम, फिर था समारियम, फिर है डुबनियम, फिर है अरबियम। अब ये नाम तो सच्ची बात ये है कि बहुत सारे तो दिल में सोच रहे होंगे सर अपनी तरफ से ले रहे हैं थोड़ी। तो एक बात अनकॉमन एलिमेंट है, दूसरी बात एक्टिनाइट्स में खास तौर पर जो कि एक्टिनम से शुरू होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। तो पहला एक्टिनाइट है एटॉमिक नंबर 90 जो थोरियम है। थोरियम के बाद 92 पे यूरेनियम है, नेचुरल एलिमेंट खत्म। तो एक्टिनाइट्स में सिर्फ 3 नेचुरल एलिमेंट हैं, बाकी के 11 एक्टिनाइट्स आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं। तो बहुत शुरू में आपसे कह चुका कि जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं इनकी केमिस्ट्री इनके रेडियो एक्टिव होने की वजह से बड़ी स्पेशल है, और कम से कम नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर हम इनका तस्करा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ नेचुरल एलिमेंट्स तक ही रहते हैं। तो इसलिए एक्टिनाइट्स हमारे लिए बहुत ही कम अहमियत के हामिल हो गए। ये वजह है कि हम सेकेंड ईयर जैसी क्लास में ना कराची बोर्ड और ना ही कोई और बोर्ड पूरे पाकिस्तान में जो भी सेकेंड ईयर पढ़ते हैं कोई लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स के बारे में नहीं पढ़ता, ना ही किसी और मुल्क के इंटर इसके स्टैंडर्ड। तो ये ना समझे हमारे साथ जाती है। तो इसका मतलब है इनके नाम हमने पढ़ लिए काफ़ी, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़े। लेकिन अगर पढ़ते तो क्या फ़ायदा होता, लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स 2 टॉपिक्स पढ़, 14 ग्रुप्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर हम आए डी ब्लॉक पे कि चलो इसके ही 10 ग्रुप होंगे, बने वो 10 ग्रुप। बेशक हमने नंबर 1 से लेके 8 तक लगाया और 3 ग्रुप्स को मिलाकर 8 भी कह दिया, लेकिन ग्रुप 10 ही थे। आखिर में हमने आपको एक बात बता दी कि ग्रुप वाइज भी इन्हें पढ़ा जाता है जरा हायर लेवल पे, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज ये है कि बहुत सारी खूबियां ऐसी हैं जिसमें ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रुप्स दे आर बिहेविंग इन अ सिमिलर फैशन। तो जाहिर सी बात है पहले उन प्रॉपर्टीज को पढ़ लें जो सब में कॉमन है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। हमें तो पढ़ाने पढ़ने में आसानी ही चाहिए ना, तो सबसे ज़्यादा आसानी यही हो जाएगी। ये बात कहने के बाद हमने लास्ट टाइम आपको वो 7 वो मेजर कैटेगरीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहचान है, सिवाय उस पहली वाली के जिसमें मैंने कह दिया कि ये मेटल है। बाकी 6 को हम किस तरह से अहमियत देते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये वो 6 कैटेगरी प्रॉपर्टीज हैं जो खास तौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहचान है। हम और किसी एलिमेंट में यानी नॉर्मल एलिमेंट्स में एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये प्रॉपर्टीज होंगी। ये दावा है हमारा। अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे ना तो आपको समझाएंगे क्यों। द पॉइंट इज ये सातों प्रॉपर्टीज जो अब हमने आपको बताई ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कवर करें, और इससे हमारा काम आसान हो गया। फैमिली ए को तो 8 हेडिंग्स में पढ़ना पड़ा था, लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही हेडिंग में पढ़ लेंगे। तो वो हेडिंग लिख तो ली थी हमने, अब मैं एक एक करके जरा उसकी बातें करूँ।
सबसे पहला पॉइंट लिखा था दे आर ऑल मेटल्स, बिकॉज दे आर मेटल्स। फैमिली ए के एलिमेंट्स में आपको याद है पहले दो ग्रुप पूरे पूरे मेटल्स के थे, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद मेटल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए और नॉन मेटल्स आहिस्ता आहिस्ता आते गए। तो ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, ग्रुप 5 में और ग्रुप 6 में मेटल नॉन मेटल दोनों थे। अलबत्ता ग्रुप 6 7 पूरे पूरे नॉन मेटल्स थे। तो अब यहाँ डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट में कम अज कम नॉन मेटल कोई नहीं है, इतना हमें इत्मीनान हो गया कि देयर इज नो नॉन मेटल एट ऑल। अब चूंकि नॉन मेटल कोई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे अगर मेटल हैं तो इस एक पॉइंट की अहमियत क्या है? इस एक पॉइंट की अहमियत ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे एलिमेंट मेटल हैं, तो इसका मतलब मैं आपसे ये कन्फेस कर रहा हूँ कि वो सारी खूबियां जो मेटल्स में होती हैं वो इन सब एलिमेंट्स में है। व्हेन आई से दे आर मेटल, इट मींस आई एम सेइंग दैट। अब ये थोड़ी थोड़ी सी एलिमेंट्री बातें जो हैं तो छोटी क्लासेस की, लेकिन फौरन याद आ जाएंगी। हर मेटल, मेटल की डेफिनेशन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब है मेटल्स कभी भी एनाइन नहीं बनाते। सो तमाम ट्रांजिशन मेटल्स सिर्फ कैटाइन बनाएंगे। अब वो +1 चार्ज वाला बनाए या +2 या +3 या +4, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बनाते कैटाइन है, एनाइन को। तो दे आर ऑल मेटल्स। मेटल्स की दूसरी खूबी है दे हैव अ शाइनी सरफेस, इनकी सरफेस पर चमक होती है, लस्टर जिसे आप कहते हैं। इनकी तीसरी खूबी है कि सारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ये इनकी चौथी खूबी है हीट के भी कंडक्टर होते हैं। इनकी पांचवी खूबी है ये मैलिएबल होते हैं, लफ्ज याद आएगा, इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। ये डक्टाइल होते हैं, इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट्स। ये वो सारी बातें हैं जो हम हर जनरल मेटल के बारे में क्लास आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं से सब में, लेकिन ये खूबी कि ये मेटल हैं, तो मेटल नॉर्मल एलिमेंट्स में भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया ग्रुप 1 और 2 ये सारे के सारे मेटल हैं, तो ये खूबियां उनमें भी हैं, इनमें भी। तो कम से कम मेटल होने से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अलग शनाख्त सामने नहीं आती। ये भी मेटल है और भी है मेटल, लेकिन अब जो बाकी की 6 प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा वो बड़ी खतरनाक है। तो आइए उनसे बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये याद रहिएगा, मैं अच्छी खासी तफसील तो फिर भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी रह जाएंगी बातें, यानी हम इससे ज्यादा डिटेल में इन्हें चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि लफ्ज क्या कह रहा हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो समझ में आ जाए। तफसीलात के साथ उसे उसके चैप्टर में ही पढ़ना है ना, अभी तो फोकस पीरियोडिक टेबल है। तो इसकी दूसरी खूबी में लिखा गया था कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये लिखे हुए हैं आपने, दोबारा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा एक बात लिख रहा हूँ। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है आप ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लफ्ज वैलेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी वैलेंसी वेरिएबल है। इसका क्या मतलब हो गया? आपको खास तौर पर याद आएगा जब आपने फैमिली ए के ग्रुप्स लिखे। और अब मैं इस वक्त, चूंकि ये मेटल हैं सारे, तो मेटल्स की बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल्स की नहीं कर रहा हूँ। तो आपने ग्रुप ए में क्या लिखा? सारे मेटल हैं, अल्कली मेटल कहलाते हैं। लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं और इनकी वैलेंसी 1 है। नॉर्मल एलिमेंट्स का ग्रुप 1A +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाता है और उसकी वैलेंसी 1 है। ये समझ लीजिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है ना, इंग्लिश में कहते हैं जिस बात की जिस कहते हैं ना, जिस बात में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल फिक्स है कि ये होता ही होता है, ये वो हो गई बात। अब ग्रुप 1A के जितने एलिमेंट है ना, जिनमें सबसे मशहूर है सोडियम, तो अब आप ये इत्मीनान रखेंगे कि जिंदगी भर जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, सोडियम का जब भी तस्करा आएगा, सोडियम के किसी कंपाउंड का तस्करा आएगा, सोडियम की वैलेंसी 1 ही होगी और चार्ज +1। केमिस्ट्री के लिए ये नामुमकिन है कि कोई कह दे कि सोडियम के ऊपर +2 का चार्ज आया, इम्पॉसिबल। +3 का नो, हो ही नहीं सकता है। सोडियम हमेशा +1 चार्ज वाला कैटाइन बनाता है, ये फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रुप 2 के मेटल्स कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये +2 चार्ज वाला कैटाइन बनाते हैं, इनकी वैलेंसी 2 थी। सब पढ़ा हुआ है आपने, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला हिसाब हो गया। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम, इसका चार्ज हमेशा +2 होगा। मैग्नीशियम हजारों कंपाउंड बनाता होगा,
सब में उसका चार्ज +2, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे कह दूं एक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड और एकदम कोई पूछे इसमें मैग्नीशियम का चार्ज क्या होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि देखते हैं, सोचते हैं, जरा फॉर्मूला लिख के दिखाए। नो नो नो, मैग्नीशियम का नाम सुना आपने, कहा +2 होगा जी, इसके अलावा ये कुछ और कर ही नहीं सकता है। ये है, दे हैव फिक्स बिहेवियर, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड देयर वैलेंसीज आर फिक्स एंड यूनिक एंड सिंगल। फिक्स भी है, यूनिक भी है और एक ही है, बस ये नहीं है कि आप कहें फिक्स तो है लेकिन दो वैल्यूज हैं, ये भी हो सकती है। नो 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 नो, एक ही वैल्यू फिक्स। तमाम मेटल जिनका ताल्लुक ग्रुप 1A से है उनका चार्ज हमेशा +1 और वैलेंसी 1 होगी। तमाम मेटल जिनका ताल्लुक ग्रुप 2 से है उनका चार्ज +2 और वैलेंसी 2 होगी। तमाम मेटल जिनका ताल्लुक ग्रुप 3 से है उनका चार्ज +3 और वैलेंसी 3 होगी। ये है फैमिली ए का काम। और यहाँ आपने क्या नारा लगाया कि जो फैमिली बी के मेटल हैं उनके चार्ज या उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है। तो जैसे ही आप लफ्ज सुने ट्रांजिशन एलिमेंट, जो सबसे बड़ी खूबी इनकी है, जो इनकी सबसे बड़ी पहचान है, वो ये है कि इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है। ये कम से कम भी दो वैलेंसियां रखते होंगे, कम से कम भी दो तरह के कैटाइन बनाते, ज्यादा से ज्यादा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कम से कम भी दो तरह के कैटाइन बनाते होंगे। मसलन सबसे पहला ट्रांजिशन एलिमेंट था स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 का चार्ज भी बनाता है, स्कैंडियम +3 का चार्ज भी बनाता है। स्कैंडियम का नाम मैंने इसलिए ले लिया कि इससे ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो रहे थे, वरना जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे सेकेंड ईयर के पढ़ने से पहले भी आप जानते थे, अगर मैं उनकी मिसालें लूं तो उनको तो आप और भी अच्छी तरह जानते हैं। मसलन ये बहुत मशहूर एग्जाम्पल हो सकता है, हम में से बेहतरों को मालूम हो, आयरन। आयरन +2 का चार्ज भी बनाता है और आयरन +3 का चार्ज भी बनाता है। +2 में हम आयरन को फेरस कहते हैं और +3 वाले आयरन को फेरिक कहते हैं। ये नाम हो सकता है हमारे कानों में पढ़े हो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ते हुए भी। तो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कम से कम दो अलग अलग चार्ज होते हैं। कम से कम इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं मैग्नीज की एग्जांपल दे दूं तो मैग्नीज +2 का कैटाइन भी बनाता है, मैग्नीज +3 भी बनाता है, मैग्नीज +4 भी बनाता है, मैग्नीज +5 भी बनाता है, मैग्नीज +6 भी बनाता है, मैग्नीज +7 भी बनाता है, जुम्मा बाजार बनाता है। ये तो क्यों, कैसे, ये सारी वो डिटेल है जो हम इत्मीनान से चैप्टर 5 में पढ़ते रहेंगे। जैसी बात है, सब बातें अभी पढ़ लेंगे तो चैप्टर 5 में क्या जुबैदा आपा के टूट के पढ़ेंगे। तो ये इसीलिए मैंने कहा मैं लफ्ज का मतलब बताऊंगा, द डिटेल्स आर देयर, क्योंकि अभी तो असल कंसर्न पीरियोडिक टेबल है ना। तो इससे आपके दिमाग में ये एक रीजन जागेगा, जो बेचारे मेंडलीव को रीजन नहीं पता था लेकिन पहचान गया था। उसने क्या कहा था, एलिमेंट्स दो तरह के हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। क्यों कहा था, उसका ख्याल था दोनों एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस रखते हैं, यानी इन्हें साथ मिला के पढ़ा ही नहीं जा सकता। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था क्यों रखते हैं, बेचारे को कहाँ समझ में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, उसको तो प्रोटॉन्स की तादाद का नहीं पता था। तो आज जब हमने ये सब एक्सप्लोर किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, कॉन्फ़िगरेशन को, तो हमें एहसास हुआ वाकई ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल ही अलग दुनिया है। इतना बड़ा फर्क है भाई, केमिस्ट्री के अंदर सारा खेल ही वैलेंसी का है। एक एलिमेंट कितनी टेंडेंसी रखता है बॉन्ड बनाने की, सारी बात ही उसी पर डिपेंड करती है। तो फैमिली ए वालों की वैलेंसी फिक्स है, फैमिली बी वालों की नहीं है। और देख लीजिए क्या जबरदस्त हिसाब किताब चल रहा है। तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये अपने कंपाउंड्स में डिफरेंट किस्म के चार्जेस रखते हैं, जिसका सिंपल मतलब पता है क्या निकला, वो क्रिस क्रॉस मेथड तो याद होगा ना, कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई कह दे सोडियम जाओ जरा जाकर क्लोरीन के साथ मिलो, तो हमें पता है सोडियम सिवाय +1 के और कोई चार्ज नहीं दे सकता, और क्लोरीन का चार्ज -1 होता है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर सिर्फ NaCl बना सकते हैं, इसके अलावा दोनों से और कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों का चार्ज फिक्स है। लेकिन अभी अगर मैं आयरन से कहूँ जाओ जरा क्लोरीन से जाकर मिलो, तो आप बोलेंगे ना कौन सा आयरन जायज है, दो है, फेरस जाए या फेरिक जाए। क्योंकि अगर फेरस जाएगा जिसका चार्ज +2 है और वो क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो आपको याद होगा कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या कहते थे कि जो चार्ज एनाइन पर है वो कैटाइन के नीचे आता है, और जो कैटाइन पर है वो एनाइन के नीचे आता है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है FeCl2। किसी को ये बात भूल भी गई हो तो परेशान ना हो,
आगे हमने इसे बहुत तफसील से फिर से भी बताना है। आप बस इतना याद रख सकते हैं कि जब दो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो अपने चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो अगर Fe का चार्ज +2 होगा तो इसे क्लोरीन के 2 एनाइन से मिलना होगा ताकि क्लोरीन का चार्ज -2 हो जाए और आयरन का चार्ज +2, तो ये दोनों मिलकर न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? FeCl2। और अगर ये फेरिक वाला मिलेगा जिसका चार्ज +3 है, तो इसे कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी? 3, क्योंकि हर क्लोरीन पर -1 का चार्ज है। जब 3 आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा FeCl3। तो इसका मतलब है आयरन क्लोरीन के साथ मिलकर दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना रहा है। और क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि एक टाइप के कंपाउंड में उसका चार्ज +2 है और दूसरे टाइप के कंपाउंड में उसका चार्ज +3 है, जो ये जाहिर करता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये खूबी होती है कि वो अलग अलग चार्ज वाले कैटाइन बना सकते हैं। इस एतबार से ये जो मैग्नीज की मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई है, अगर कोई इनके साथ क्लोरीन लगाने बैठ जाए तो टोटल 6 तरह के कंपाउंड बनेंगे। +2 वाले के साथ अलग, +3 के साथ अलग, +4, बड़े मजे से आप फॉर्मूले बना सकते हैं। तो अभी कोई बनाने नहीं है, अभी सिर्फ बताना है व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। काफी तफसील से बता दिया और फिर भी ये कह रहा हूँ कि असल तफसील तो आराम से चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये इस खूबी पे इसलिए टाइम लगाया कि ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट खूबी है। ये इस तरह है, आप यूं समझे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, सिर्फ ये निशानी बता दूं, आप खट से कह देंगे वो ट्रांजिशन मेटल, यानी कोई डाउट ही नहीं है ना। अगर मैं आपसे कहूँ एक एलिमेंट है जो कि मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है, तो थोड़ी आप ये कह देंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है तो वो नॉर्मल एलिमेंट में भी मेटल होते हैं, ट्रांजिशन में भी मेटल होते हैं, अल्लाह जाने आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने कहा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है तो फैमिली ए के मेटल किक आउट हो गए। अब ये सिर्फ फैमिली बी का ही मेटल हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक खूबी है जो इनको जो जो उनकी क्या समझिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तीसरी बात लिखी थी, अगर आपको याद आ रही हो, वो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं जो विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो। अच्छा, मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होता है? जिसके स्ट्रक्चर में कम से कम एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके स्ट्रक्चर में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हर वो एलिमेंट जिसके एटम में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। फैमिली ए में भी पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए ये ना कहा जाए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह कि पैरामैग्नेटिक होने से पता चल गया कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट। नो नो, ये एक ऐसी खूबी है जो फैमिली ए में भी होती है, फैमिली बी में भी होती है। बस फर्क ये है कि फैमिली ए में किसी किसी में होती है, फैमिली बी में सब में होती है। तो ऑल मेटल्स ऑफ फैमिली बी आर पैरामैग्नेटिक, और फैमिली ए के मेटल्स में पैरामैग्नेटिक हैं मगर कुछ हैं कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि सब हैं इसलिए हमने इसे जरा हाईलाइट किया। और क्यों है? उन सब में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब हम इस प्रॉपर्टी को तफसील से पढ़ेंगे चैप्टर 5 में तो सिर्फ इस तरह से बताएंगे नहीं, बल्कि आपके सामने एलिमेंट्स के नाम और उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसमें शो करके दिखाएंगे, देखिए इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसलिए ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक। और अगर किसी ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? 2-3 ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक नहीं है, मगर आप खुद मुझे बताइए अगर 68 में से 2-3 पैरामैग्नेटिक नहीं है तो मुझे क्या इस वक्त उनके बारे में परेशान होने की जरूरत है? ऑब्वियसली नहीं है। इस वक्त तो मैं यही कहूँगा सारे हैं, कोई नहीं मिट्टी पाओ। हाँ, जब मैं चैप्टर 5 में तफसील से पढ़ूंगा तो मैं वो 2-4 की एक्सेप्शंस भी जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब ये 3 खूबियां हो गई, ये मेटल हैं सारे के सारे, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं यानी ये पैरामैग्नेटिक हैं। और फिर एक बहुत ही जबरदस्त और अजीबोगरीब सी चीज ये लिखी थी, जरा मुश्किल सी स्पेलिंग बनाकर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। ये क्या भला है?
अच्छा, बाकी सारी चीज़ों की तफसीलात के लिए तो आप चैप्टर 5 का इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर खूबी के लिए आप बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे। ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट ख़त्म है, 2 ही लेक्चर्स और लेने होंगे चुटपुट इसकी बातें करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का पूरी तफसील से तज़किरा आएगा, इसलिए इसकी सारी तफसीलात इंशाअल्लाह अगले ही चैप्टर में पढ़ ली जाएंगी। मगर ये हैं क्या, ये अभी बता देते हैं। हाइट अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में खूबी एक है कि इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये कौन सा क्रिस्टल बनाते होंगे, मेटालिक क्रिस्टल। फर्स्ट ईयर में याद आएगा आपको, आपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ी थी, उसमें था आयनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और एक था मेटालिक क्रिस्टल्स। तो मेटल जितने भी हैं वो सॉलिड फॉर्म में जो क्रिस्टलाइन शेप बनाते हैं वो मेटालिक क्रिस्टल कहलाता है। एक ज़बरदस्त बात यह है कि उसमें एटम्स अपने आप को जिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं ना, उसमें एक छोटा सा डिफेक्ट आ जाता है, और वो डिफेक्ट ये आता है कि इन मेटल्स के एटम में थोड़े थोड़े से गैप्स होते हैं, कुछ कुछ एटम्स के बाद कुछ गैप्स आ जाते हैं। ये गैप इतने बड़े होते हैं कि इनमें छोटे छोटे एटम एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसका मतलब है ट्रांजिशन मेटल की सरफेस हमें तो नजर नहीं आएंगे ना, वो तो बहुत ही छोटे सुराख हैं। ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे सुराख हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन ऐसे छोटे छोटे एटम्स जो हैं आसानी से ट्रैप हो सकते हैं या एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जब ये एटम ट्रांजिशन मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं तो जो चीज बनती है उसमें खास बात ये होती है कि आधी खूबियां मिक्सचर जैसी होती हैं, आधी खूबियां कंपाउंड्स जैसी होती हैं, जिसके नतीजे में हम ना उन्हें प्रॉपर मिक्सचर कह सकते हैं ना प्रॉपर कंपाउंड कह सकते हैं। दोनों में दोनों कैरेक्टर 50-50% है। इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस का नाम रखा गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। Interstitial compounds are those substances which are formed because of the absorption of small atoms and molecules at the surface of transition metals. And since they have 50% mixture and 50% compound characteristic, their special name is interstitial compound. हो गई बात। अब ये कैसे, क्यों और किन किन के साथ बनते हैं, कैसे लिख, इस सारी तफसीलात चैप्टर 2 में भी आएंगी, चैप्टर 5 में भी है, 2 दफा पढ़ेंगे आप। लेकिन अभी सिर्फ इस बात का मतलब समझाना था। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक खूबी है जो खूबी और किसी एलिमेंट में नहीं है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट वालों का तुर्रा इम्तियाज है कि दे कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फिर इसके बाद हमने 5वें नंबर पर आपसे कहा था कि इन्हें हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन है ये इसी सिलसिले में हमारी हेल्प करती है। कैटलिस्ट तो हम सब जानते हैं ना, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसकी स्पीड को तेज कर दे या स्लो कर दे, लेकिन वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, पार्टिसिपेट करता है, कंज्यूम नहीं होता। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान ना कम होता है ना ज्यादा, यानी वो कंज्यूम नहीं हो रहा, मगर उसका रोल ये है कि उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड या तो तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है। तेज हो जाए तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, स्लो हो जाए तो नेगेटिव कैटलिस्ट। ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, याद दिला दिया। तो कैटलिस्ट के तौर पर आम तौर पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो या तो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या उनके कंपाउंड होते हैं। तो अब जब हम आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद और रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हर दूसरे तीसरे रिएक्शन में कोई ना कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप नोट कीजिएगा फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड, शायद ही कहीं इक्का दुक्का जगह पर कोई ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल हो जाए जिसका ताल्लुक फैमिली ए से है, बट 99% केसेस में जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे वो या तो ट्रांजिशन मेटल खुद होंगे या फिर उनका कोई कंपाउंड होगा। सो ये खूबी ट्रांजिशन मेटल की बहुत अहम है कि दे एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। तो अब क्यों और उनके कैटलिस्ट में यूज होने का मैकेनिज्म, जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा डिटेल हम अपने मुनासिब मौके पर ही पढ़ेंगे। फिर एक बहुत अहम खूबी, सर मैं हर एक को ही कोई ना कोई अहम तो कह ही रहा हूँ, लेकिन कुछ खूबियाँ जैसे शुरू से कह रहा हूँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी खूबी है जो ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटेगराइज करती है या उसको पहचानने में बहुत मदद देती है। उसके बाद जो हमने पढ़ी पैरामैग्नेटिक होना या इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना, ये इवन कैटलिस्ट के तौर पर ये भी अपनी जगह बढ़िया है हमें। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो दूसरी ऐसी खूबी है
कि जिसका सिर्फ नाम लें तो पता चल जाता है ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं, वो है कलर। मेटल्स जो फैमिली ए के हैं वो भी बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, हजारों कंपाउंड बनाते हैं। फैमिली ए के जितने मेटल्स हैं उनके कंपाउंड्स वाइट कलर के, सोडियम के सारे कंपाउंड वाइट कलर के, मैग्नीशियम के सारे कंपाउंड वाइट कलर के, जितने भी ग्रुप फैमिली ए के मेटल्स हैं ना सब वाइट कलर के कंपाउंड। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके कंपाउंड रंग बिरंगे होते हैं। मिसाल के तौर पर जिन कंपाउंड्स में कॉपर +2 का कैटाइन होता है वो ब्लू कलर के होते हैं, जिन कंपाउंड में Fe+2 होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, जिन कंपाउंड्स में कोबाल्ट +2 होता है वो मरून या पिंक कलर के होते हैं। सो वी हैव डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर कोई सिर्फ इतनी बात बता दे कि आई हैव अ कंपाउंड विच इज ग्रीन इन कलर, विच मेटल में बी प्रेजेंट इन इट, तो आप कह देंगे ट्रांजिशन मेटल। ये नहीं कि आप फौरन कहते हैं आयरन, क्योंकि ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। आयरन के भी कंपाउंड्स का कलर ग्रीन होता है, क्रोमियम के कंपाउंड्स का कलर भी ग्रीन होता है, निकल के कंपाउंड्स का कलर भी ग्रीन होता है। तो अभी इतनी जज्बाती ना हो जाइएगा कि कलर सुन के नाम तक पहुंच जाए। कलर का सुनकर आप सिर्फ ये कहेंगे द मेटल इनसाइड दिस कंपाउंड मस्ट बी ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स की खूबी है कि वो जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड रंग बिरंगा होता है, कलरफुल होता है। और फिर इनकी एक खूबी जो आखिरी है वो ये है कि ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत ज़बरदस्त इस बात की सलाहियत है कि दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कंपाउंड्स की तादाद थोड़ी सी एबनॉर्मली ज़्यादा है और इन सब में ट्रांजिशन मेटल ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। जब हम चैप्टर 5 पर पहुंचेंगे तो बाकी की सारी खूबियों के बारे में हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे मज़ीद तफसीलात के साथ, और इम्तिहान में इनके बारे में एक एक मार्क्स का ही आता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला हिस्सा है, लास्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा तफसील के साथ चैप्टर 5 में है, यानी ये समझिए मेगा टॉपिक है और इसके नंबर भी इम्तिहान में ज़रा ज़्यादा होते हैं और इसकी ज़्यादा तफसीलात पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़नी तो सबकी पड़ेंगी लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तफसील से हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखने की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्योंकि बड़ा सीधा सा हिसाब है, अगर किसी कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड हो तो उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड कहते हैं, और अगर किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो दैट्स व्हाई ये पूरी कहानी बन गई। तो ये जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि मैंने अभी आपको आधी आधी लाइन के पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन मैं इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा, थोड़ी थोड़ी। और अभी भी मैं फिर याद दिला रहा हूँ कि इतनी बातें अब हो गई हैं कि अब आप जब ये याद करेंगे लाइन्स, ये साइमन कैरेक्टरिस्टिक, तो कम से कम आपके दिल में ये उलझन नहीं होगी, पता नहीं ये क्या है। हाँ, मज़ीद तफसीलात हमेशा हैं, तो वो इंशाल्लाह टाइम पर जब ये चैप्टर होगा तो उस वक्त हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या करना है, पीरियड्स की डिटेल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हो गई, ग्रुप्स की डिटेल हमने फैमिली ए फैमिली बी अलग अलग। ग्रुप्स की ये डिटेल जो आपने अभी की है, इस डिटेल से इम्तिहान में या तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या MCQs आते हैं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन का भी शॉर्ट वर्जन, यानी किसी एक ग्रुप के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए तो अमूमन ये 2 मार्क्स की चीज है। गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 मार्क्स, गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोबल गैसेस 2 मार्क्स, अल्कली मेटल्स 2 मार्क्स। तो ये 4 या 5 पॉइंट जो आपने लिखे हैं इनके टोटल 2 मार्क्स हैं भी आसान से, या फिर इनसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ग्रुप से क्या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है सर? बिल्कुल आता है, अब वही करने जा रहे हैं, मगर उसके पूछने का तरीका और उसे लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। यही सारी डिटेल जो भी आपने पढ़ी है मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके। तो ग्रुप्स इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि ये 2 तरीकों से पूछे गए। एक तरीका हो गया जिसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या MCQs के तौर पर आ रहे हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप सबको पता है ग्रुप 1A और 2A मिला दूं, ग्रुप 1A और 2A मिला दूं तो S ब्लॉक बनता है। ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये E ब्लॉक बनता है। फैमिली B 1 से लेके 8B तक ये
डी ब्लॉक बनता है, और लैंथेनाइट एक्टिनाइट जिसमें ग्रुपिंग नहीं है ये एफ ब्लॉक बनता है। तो बुनियादी तौर पर पीरियोडिक टेबल में ये जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर ग्रुप्स ही मौजूद हैं। तो अगर कोई मुझे कहे एस ब्लॉक के बारे में लिखिए तो मुझे अलग से कुछ याद नहीं करना है। एस ब्लॉक का मतलब है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। मैंने ग्रुप 1A भी लिखा हुआ है, ग्रुप 2A भी लिखा हुआ है, उन्हीं दोनों को मिला दूंगा तो एस ब्लॉक बन जाएगा। ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A 8A इन 6 के 6 ग्रुप्स को मिला दूंगा तो टी ब्लॉक बन जाएगा। तो हमारा जो अगला और आखिरी क्वेश्चन है अब इस चैप्टर का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसका मतलब है इस पूरे चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक जो अब हम करने जा रहे हैं। और एग्जामिनेशन हिसाब किताब से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल निस्बतन कम पूछा गया है और ये क्वेश्चन तकरीबन हर ऑल्टरनेट ईयर में आ जाता है। अब हिसाब मुश्किल हो गया क्योंकि पिछला साल ही नहीं गुजरा, इसलिए हम नहीं बता सकते अब क्या बनेगी बात, लेकिन दिस इज कंपैरेटिवली मोर इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन क्या है, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स on the basis of their electronic configuration। तो अब 2 तरह के सवाल हो गए। डिस्क्राइब द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लिख चुके हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर हमने पीरियड्स की डिटेल को फोकस किया था। और दूसरा सवाल है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही एसपीडीएफ आते हैं, तो उनकी बेसिस पर अगर मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा तो मैं टोटल उनकी 4 क्लासेस बनाऊंगा या 4 ब्लॉक्स बनाऊंगा, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। तो अब इस क्वेश्चन में मैं 4 हेडिंग्स लिखूंगा, हर ब्लॉक के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल शेयर करूंगा। और ये इसलिए मैंने कहा कि हमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन का फॉर्मेट समझाना है क्योंकि ये सब हमें ऑलरेडी आता है। जब मैं कहूँगा मुझे एस ब्लॉक के बारे में बताना है तो आई शुड राइट अबाउट ग्रुप 1A एंड 2A, ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जब मुझे कहना है पी ब्लॉक तो मैं ग्रुप 3 से ग्रुप 8A के बारे में लिखूंगा, ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जब मैं कहूँगा डी ब्लॉक तो वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में लिखना है, अभी भी लिखा है हमने। और एफ ब्लॉक तो लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसका मतलब है हम ऑलरेडी पढ़ सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब के लिहाज से हमें अपने पीछे पड़े हुए ग्रुप्स की डिटेल की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी। किसी चीज़ को थोड़ा समराइज करना होगा तो किसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। तो चूंकि ये काम आप पे नहीं छोड़ा जा सकता कि आप खुद कर लें, ग्रुप्स तो आ ही गया आपको, इसलिए ये भी करके दिखाएंगे। इस बहाने सारी बातें एक दफ़ा फिर रिपीट भी हो जाएंगी और थोड़ी सी जो तब्दीली है वो भी सामने आ जाएगी। और फिर ये बात तो हो ही गई सामने कि अगर मुझे पूछा जाए कि इस चैप्टर के टॉपिक्स को आप इम्पोर्टेंस के लिहाज से ऑर्डर करें तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही बनता है जो सबसे आखिर में आया है। दूसरे नंबर पे लॉन्ग फॉर्म बनता है, और फिर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो लॉन्ग में आ जाती है, मैंने कहा था वो है ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक। इस तरह ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो इस चैप्टर की थ्योरी में है। बाकी सबसे छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज में भी आ गई या कहीं कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गई। तो अब इसके जवाब में आपने सबसे पहले लिखा कि ऑन दी बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक configuration elements can be classified into 4 blocks, और वो 4 blocks हैं S block elements, P block elements, D block elements और F block। अब मैं इन चारों की डिटेल अलग अलग करके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम लिखेंगे। तो यहाँ ये आखिरी चीज़ होगी इस चैप्टर की, इसके बाद हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूरी हो रही है बात। तो आज हमने आपको जो कुछ भी बताया है उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जो लिखने लायक हो, क्योंकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है वो हम लिख पहले ही चुके थे, लेकिन फिर भी ये जो 2-3 स्लाइड्स हमने लिखी हैं ये हम आपसे आपके ग्रुप में शेयर करेंगे।
तो यहाँ हम क्लास ख़त्म करते हैं, यहाँ से इंशाल्लाह से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम ट्यूसडे के लिए। थैंक यू।